हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है पीबी शैली की टू अ स्काईलार्क। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्पॉटिंग अ स्काईलार्क फ्लाइंग अबव हिम। और ये पोएम जब शुरू होती है तो क्या होता है, स्पीकर एक स्काईलार्क को जो है स्पॉट करता है, यानी उसे देखता है जो कि उसके ऊपर उड़ रहा है। दोस्तों, स्काईलार्क इज अ काइंड ऑफ बर्ड। ठीक, तो ये एक बर्ड है और ये उसको देख रहा है पोएट या स्पीकर। ही कैन हियर द सॉन्ग क्लियरली। और वो जो है, यानी कि जो स्पीकर है, वो स्काईलार्क के सॉन्ग को क्लियरली सुन सकता है। द बर्ड सॉन्ग अनप्रीमेडिटेटेड, यानी कि जो बर्ड का सॉन्ग है वो अनप्रीमेडिटेटेड है, यानी पहले से मेडिटेट किया हुआ नहीं है। इज अनप्लान्ड, और वो सॉन्ग अनप्लान्ड है, यानी पहले से प्लान किया हुआ नहीं है। एंड ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत है। शैली इज स्टन्ड बाय द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड। और शैली जो है वो चमत्कृत हैं या स्टन्ड हैं, चकित रह गए हैं उस म्यूजिक से जो ये बर्ड प्रोड्यूस कर रही है। एंड entranced by its movement as it flies into the cloud and out of sight। तो देखिए, एंट्रेंस का मतलब होता है मोहित होना या व्याकुल हो जाना। ठीक, तो शैली जो है वो बिल्कुल मोहित हो गए हैं या कुछ परेशान से हो गए हैं या चकित हो गए हैं। किस वजह से? जिस तरीके से ये बर्ड जो है फ्लाई कर रही है, वो मूव कर रही है और वो बादलों में चली गई है और अब दिखाई नहीं दे रही, गायब हो गई। ऑल्दो ही कैन नो लॉन्गर सी इट, और हालांकि अब ये उसे देख नहीं सकते हैं, अब ये स्काईलार्क को देख नहीं सकते हैं। ही इज स्टिल एबल टू हियर, लेकिन वो अभी भी समर्थ हैं सुनने में उसकी आवाज़ को। एंड फील इट्स प्रेजेंस, और उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। द बर्ड रिप्रेजेंट द प्योर अनब्राइडल्ड हैप्पीनेस। और ये बर्ड जो है वो क्या कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है प्योर। और अनब्राइडल्ड का मतलब होता है स्वच्छंद या बेलगाम। तो वो एक बेलगाम स्वच्छंद हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट शैली इज डेस्परेटली सीकिंग, जो कि शैली भी सीख कर रहे हैं, यानी जिसे शैली भी पाना चाहते हैं। द पोएट देन एम्बार्क्स ऑन अ नंबर ऑफ मेटाफर। इसके बाद पोएट जो है वो बहुत से मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, थ्रू विच ही इज होपिंग टू बेटर अंडरस्टैंड, जिससे वो उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें वॉट द बर्ड इज, कि ये बर्ड क्या है। एंड वॉट ही कैन एक्यूरेटली कंपेयर इट टू, और किस चीज़ से वो एक्यूरेटली इस बर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। ही सीज द बर्ड एज अ हाई बॉर्न मेडन। तो वो बर्ड को एक हाई बॉर्न मेडन, यानी एक बहुत ऊंचे बड़े परिवार या खानदान में जन्मे हुए मेडन के रूप में। मेडन मतलब कोई ऐसी महिला जो अविवाहित हो, कुमारी कुमारी हो। ठीक, हिंदी में जैसे कुमारी कहा जाता है, तो उसके रूप में देख रहे हैं। दैट सैनेट्स हर लवर बिलो हर एंड स्प्रिंग। और जो देखिए, सैनेट का मतलब होता है कि शाम के समय में गाया जाने वाला रोमांटिक सा गीत। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी जो है लड़की है, कोई ऐसी अविवाहित लड़की है जो क्या कर रही है, जो अपने लवर के लिए जो है कोई गीत गा रही है। और वर्नल, वर्नल का मतलब होता है बसंती, वसंती, वसंत ऋतु से जो है संबंधित है। और वर्नल शावर्स दैट रेन ऑन द फ्लावर्स बिलो। तो ऐसी रेन, रेन यानी बारिश के ऐसे पानी, ऐसी बूंदें जो जाकर, जिसके नीचे फ्लावर है, वो जाकर फूलों पर गिरता है। तो उससे भी ये कंपेयर कर रहे हैं। द स्काई लार्क इज लाइक रेनबो क्लाउड्स। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि स्काई लार्क जो है वो जो इंद्रधनुष है उसके क्लाउड्स के जैसा है। एंड द एपिटॉम ऑफ ऑल जॉयस थिंग्स। और ये एपिटॉम है, देखिए सही वर्ड है एपिटमी, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सिंबल होना, प्रतीक होना। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये सिंबल है हर किस्म के जॉयस थिंग्स का, यानी हर खुशनुमा चीज़ों का जो है ये सिंबल है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द ओड इज यूज्ड टू आस्क द स्काई लार्क। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इस ओड का, उसमें जो है ये स्काई लार्क से पूछते हैं टू रिवील, कि वो प्रकट करे व्हाट इंस्पायर इट टू सिंग सच अ ग्लोरियस सॉन्ग, कि वो कौन सी चीज़ है जो इस स्काई लार्क को ऐसा ग्लोरियस सॉन्ग गाने के लिए इंस्पायर कर रही है। इज इट द पोएट आस्क, उसके बाद पोएट पूछ रहे हैं कि इज इट, क्या ये है
फील्ड्स यानी बड़े बड़े मैदान, और वेव्स यानी समुद्र की लहरें, और माउंटेन्स, इस सब में से क्या है जो तुम्हें ऐसा गीत गाने के लिए इंस्पायर कर रहा है? वॉट एवर इट मे बी, ये चाहे जो कुछ भी हो, शैली हैज़ नेवर सीन एनीथिंग, शैली ने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है दैट कुड फोर्स सच साउंड्स फ्रॉम हिज ओन वॉइस, जो कि उनकी खुद की आवाज़ में ऐसे साउंड को फोर्स कर सके। He states that for a creature to have the ability to sing in such a way, उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी क्रीचर के लिए जिसमें एबिलिटी हो, इस तरीके से गाने की क्षमता हो, इट मस्ट नोन नथिंग ऑफ सॉरो और अनॉयंस। तो इसका मतलब ये है कि वो जानती ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, उस क्रीचर को मालूम ही नहीं है सॉरो के बारे में यानी दुखों के बारे में, या फिर अनॉयंस के बारे में। अनॉयंस का मतलब होता है खीज या चिढ़। ठीक, तो जो भी क्रीचर इस तरह का गाना गाने में सक्षम है, इस तरह का गीत गाने में सक्षम है, तो इसका मतलब ये है कि उसे ना तो किसी दुख के बारे में कुछ पता है, और ना ही अनॉयंस यानी खीज या चिढ़ के बारे में पता है। ये सब उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। द बर्ड मस्ट हैव द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड लाइफ। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि बर्ड के अंदर ज़रूर एबिलिटी है कि वो ज़िंदगी के बियॉन्ड यानी जीवन के परे भी देख सके, अंडरस्टैंड डेथ, और वो डेथ को भी ज़रूर समझती होगी, एंड फील नो कंसर्न अबाउट इट, और उसे डेथ की कोई चिंता नहीं होगी, तभी वो इस तरीके का गीत गा सकती है। This is why humans may never reach the same state of happiness that the skylark exists within। और यही वजह है कि ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, वो कभी भी उस लेवल की हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच सकते हैं जो कि स्काईलार्क के भीतर है। To a skylark concludes with the poet pleading with the bird। और ये पोएम जो है कंक्लूड होती है किस तरीके से कि पोएट जो है वो प्रार्थना कर रहा है बर्ड से। क्या प्रार्थना कर रहा है? टू टीच हिम हाफ द ग्लैडनेस, कि वो पोएट को भी सिखा दे, कम से कम अपनी आधी ग्लैडनेस तो उसे भी सिखा दे, कि वो उसके जितना नहीं तो उसका आधा खुश रहे। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जितना कि ये जो स्काईलार्क है उसका ब्रेन जानता है, यानी कि स्काईलार्क जितनी खुशियों को जानती है, तो कम से कम उसका आधा तो वो पोएट को सिखा दे। इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यानी कि अगर वो इतना भी जान गए, वुड प्रोवाइड शैली विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हारमोनियस मैडनेस। तो देखिए यहाँ पर हारमोनियस मैडनेस का मतलब है कि वो ऐसी पोइट्री क्रिएट करेंगे जिसमें हारमोनियस मैडनेस होगी। तो कह रहे हैं कि अगर इतना सा भी नॉलेज उनको मिल जाता है, तो शैली जो है समर्थ हो जाएंगे ऐसी पोएट्री प्रोड्यूस करने में जिसमें ऐसी हारमोनियस मैडनेस होगी, दैट वुड फोर्स द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया को मजबूर कर देगी, टू लिसन हिम, कि वो उनके गीत को सुने, मस्ट एज रैप्टली एज ही इज लिसनिंग टू द स्काईलार्क नाउ। तो दुनिया को मजबूर कर देंगे उनका गीत सुनने के लिए, उतने ही लीन होकर, उतने ही मगन या मोहित होकर, जिस तरह से वो अभी स्काईलार्क को सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस पोएम की समरी। आइए अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देख लिया जाए। वन ऑफ पीबी शैलीज मोस्ट फेमस पोएम टू अ स्काईलार्क, यानी कि पीबी शैली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक, टू अ स्काईलार्क, डिस्क्राइब द पावरफुल ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द स्काईलार्क सॉन्ग। ये पोएम डिस्क्राइब करती है पावरफुल ग्रेस और ब्यूटी को किसी स्काईलार्क के सॉन्ग में। स्काईलार्क मैंने आपको बताया था कि एक बर्ड है। शैली रोट टू स्काईलार्क इन 1820, यानी कि शैली ने इस पोएम को 1820 में लिखा था। आफ्टर हियरिंग द बर्ड्स डिस्टिंक्टिव कॉल, जबकि उन्होंने जो है बर्ड की जो है आवाज़ सुनी थी या बर्ड की कॉल सुनी थी, वाइल वॉकिंग थ्रू द पोर्ट सिटी ऑफ लिवोर्नो, जो कि इटली में है। तो वो एक पोर्ट सिटी मतलब समुद्र के किनारे की एक सिटी थी, पोर्ट सिटी, और जिसका नाम था लिवोर्नो, जो कि इटली में है। वहाँ पर ये जा रहे थे, तब उन्होंने स्काईलार्क की आवाज़ सुनी थी। द पोएम्स स्पीकर एड्रेसेस द बर्ड, और पोएम का जो स्पीकर है वो बर्ड को संबोधित करता है डायरेक्टली, एंड प्रेजेस, और उसकी प्रशंसा करता है द प्योरिटी ऑफ इट्स म्यूजिक। किस चीज़ की प्रशंसा करता है? इस बर्ड की म्यूजिक की प्योरिटी की प्रशंसा करता है। लेटर कंट्रास्टिंग इट विद सैड हॉलो ह्यूमन कम्युनिकेशन, और उसके बाद वो तुलना करता है और कंट्रास्ट यानी अंतर देखता है दुखी और हॉलो, या हॉलो मतलब भीतर से खाली, ह्यूमन कम्युनिकेशन की,
तो ह्यूमन और स्काईलार्क के बीच का कंपैरिजन जो है ये करते हैं। एज एन ओड टू द अनमैच्ड स्प्लेंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, तो ये एक ओड कैसी ओड है? जो अनमैच्ड स्प्लेंडर्स हैं, स्प्लेंडर मतलब भव्यता या वैभव, तो जो नेचुरल वर्ल्ड की जो भव्यता है उसके बारे में ओड है। एंड स्पेशली इट्स स्पिरिचुअल पावर, और ख़ास तौर से नेचर की स्पिरिचुअल पावर के बारे में है। टू अ स्काईलार्क रिमेन्स अ क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोएट्री। क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, तो ये जो है इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक है। अब दोस्तों हम इसकी फॉर्म देख लेते हैं। Shelley developed a unique structure to suit the distinctive bird song, यानी शैली ने जो है एक यूनिक स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया है जो कि सूट करता है इस बर्ड के सॉन्ग को, दैट द पोएम डिस्क्राइब्स, जिसे कि ये पोएम डिस्क्राइब कर रही है यानी बर्ड को, तो उसको सूट करने वाले जो है इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। द पोएम्स 105 लाइन, इस पोएम की जो 105 लाइन्स हैं आर अरेंज्ड इनटू 21 स्टैंजाज, ये 21 स्टैंजा में अरेंज हैं, कंटेनिंग 5 लाइन्स, और हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। ईच स्टैंजा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 शॉर्टर लाइन्स, हर स्टैंजा में 4 छोटी लाइनें हैं, फॉलोड बाई अ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर 5th लाइन, जो कि फॉलो की जाती हैं किसके द्वारा? एक थोड़ी लंबी 5th लाइन के द्वारा, यानी 5वीं लाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, जबकि जो पहली 4 लाइनें हैं हर स्टैंजा की वो थोड़ी छोटी हैं। अब हम इसके मीटर को देख लेते हैं। टू अ स्काईलार्क यूटिलाइज 2 डिफरेंट मीटर, यानी कि ये पोएम जो है इसमें 2 मीटर का इस्तेमाल किया गया है, और कौन है वो? द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा आर रिटन इन ट्रोकेइक ट्राईमीटर, यानी जो कि आपको बताया था कि हर स्टैंजा की जो पहली 4 लाइनें जो थोड़ी छोटी हैं वो क्या कर रही हैं? वो ट्रोकेइक ट्राईमीटर को यूटिलाइज कर रही हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर रही हैं। मीनिंग देयर आर 3 ट्रॉकीज पर लाइन, इसका मतलब ये है कि हर लाइन में 3 ट्रॉकीज हैं। द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टैंजा इज देन रिटन इन एम्बिक हेक्सामीटर, और हर स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है जो कि थोड़ी ज़्यादा लंबी है वो एम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। अ मीटर ऑफ 6 आयाम, एक ऐसा मीटर जिसमें 6 आयाम्स होते हैं। अब हम इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। टू अ स्काईलार्क फीचर्स अ सिंपल एंड कंसिस्टेंट राइम स्कीम, यानी कि इस पोएम में एक सिंपल और कंसिस्टेंट राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स विद इन ईच स्टैंजा राइम, और हर स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती हैं एक दूसरे से। एज डू द सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन्स, और ऐसा ही सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन्स भी करती हैं। क्रिएटिंग द पैटर्न, तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है राइम स्कीम का, और वो पैटर्न क्या है? A B A B B। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है एक दूसरे से राइम कर रही हैं, A और सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन एक दूसरे से राइम कर रही है, B। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे जल्दी से लाइक करिए, मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।